अस्सलाम वालेकुम चॉफी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम मैन एंड सुपरमैन की थीम के हवाले से पढ़ेंगे और थीम्स में हम राइटर का जो मेन आइडिया है उसके हवाले से पढ़ेंगे कि इस प्ले के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं। डिफरेंट राइटर डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो अपनी राइटिंग करते हैं, प्रोडक्ट रेडी करते हैं, नॉवल रेडी करते हैं, वो डेमोक्रेसी के हवाले से हो, चाहे अनार्किज्म के हवाले से हो, चाहे गवर्नमेंट के हवाले से हो। तो मैन एंड सुपरमैन में बर्नर्ड शॉ ने डिफरेंट थीम्स बताई हैं। सबसे पहली जो थीम है इसके अंदर वो है यूजेनिक्स, द थीम ऑफ द प्ले। द second number is woman, the ruthless pursuer, the life force, the real villain, woman and man of genius, the role of artist, woman as preserver of life force and its functioning, need for cooperation, criticism of Shaw's theory. अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट थीम जो है वो है यूजेनिक्स, द थीम ऑफ द प्ले। यूजेनिक्स एक साइंटिफिक टर्म है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, द स्टडी ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रेशियल इम्प्रूवमेंट थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड अदर मेथड। Eugenics is the practice of improving the human special by selecting, mating the people with specific desirable heredity। मतलब ये कि यू कैन से कि इसकी जो थीम हो सकती है कि बेहतर से बेहतर नस्ल पैदा करने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उसको हम कहते हैं यूजेनिक्स। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कि ये भी कह सकते हैं कि सेक्स इज़ अ मेन थीम ऑफ दिस मैन एंड सुपरमैन। नेक्स्ट जो थीम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वुमेन द रूथलेस परसियरर। रूथलेस मीन संग दिल, पत्थर दिल। यहाँ पे हमें एन की बहुत सी रूथलेस नज़र आती हैं। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। टैनर यानी कि एक मेल पर्सनालिटी एंड मदर कौन है? वुमेन एन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, पहले क्रिएट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? प्रिजर्व हो रहा है। ये दो काम इस मैन सुपरमैन में हो रहे हैं। यू कैन से कि फर्स्टली एन जो है वो अपनी फैसिनेशन से टैनर को जो है ना वो फंसाने की कोशिश करी है, फैसिनेशन क्रिएट करी है। जब इसकी ये फैसिनेशन यहाँ से हमें नज़र आती है जब वो ऑडेशियस गर्ल की तरह और फ्लर्टी गर्ल की तरह टैनर के नेक के इर्द गिर्द अपने बाजू डालती है और उसको फैसिनेट करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे फिर वो क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। और सेकंड क्या? प्रिजर्व करना, महफूज करना। तो वो टैनर को क्या करना चाहती है? महफूज करना चाहती है। देखिए, जब टैनर को ये पता चलता है कि एन उसके पीछे है, उसको फंसाना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, तो वो उससे बच के स्पेन चला जाता है। तो वहाँ पे वो फंस जाता है किसके हाथों? मेंडोजा के हाथों वो फंस जाता है और वो उसको क्या करना चाहते हैं? लूटना चाहते हैं। तो यहाँ पे एन ही वही करेक्टर है जो कि तमाम करेक्टर को, जिस प्ले के तमाम करेक्टर को, रूबर्ट ग्रैमसन को, वायलेट को, हेक्टर मिलान को, ऑक्टेवियस को वे बताती है कि टैनर कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे एन जिसके साथ शादी करना चाहती है वो टैनर है, तो उसको बचाएगी। और यहाँ पे फिर हमें उसकी रूथलेस नज़र आती है। अब एक और जगह पे उसकी रूथलेस नज़र आती है जब वो ऑक्टेवियस को इनकार करती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी या नहीं करना चाहती, वो उससे प्यार ही नहीं करती है। तो वहाँ पे फिर ऑक्टेवियस का दिल टूटता है। अब यहाँ पे इस प्ले के अंदर टैनर जो है वो माउथ पीस है बर्नर्ड शॉ का। और आपने टैनर के बहुत से आर्गूमेंट्स देखे होंगे जो कि बर्नर्ड शॉ के आर्गूमेंट्स को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इधर भी जो है वो टैनर के कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं जब वो बोल रहे होते हैं, जो कि बर्नर्ड शॉ के ही हैं। जब भी आप टैनर के डायलॉग पढ़े हैं तो आप ये अपने दिमाग में रखिए कि वो बर्नर्ड शॉ के डायलॉग्स हैं, वो अपनी फ़िलोसफी टैनर के ज़रिए बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो टर्नर ऑक्टेवियस को जो है वो वार्न करता है, तो वो उसको क्या कहता है कि तैवी कौन है? ऑक्टेवियस ही है, ठीक है। उसका मतलब निक नेम बड़े रखे हुए हैं, तैवी रखा हुआ है, ऑक्टेवियस रखा हुआ है, ऑक्टेवियस रॉबिन्सन है, तो दे आर डिफरेंट नेम। रिकी टिकी तेवी भी रखा हुआ है। तो ये आप इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टैनर कह रहा है तेवी, दैट्स द डेविलिश साइड ऑफ अ वुमेन्स फैसिनेशन, शी मेक्स यू विल योर ओन डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे टैनर तैवी को क्या कह रहा है कि ये एक डेविलिश शैतानी साइड है औरत की, कि वो तुम्हें, वुमेन जो है वो तुम्हें फैसिनेट करना चाह रही है और तुम्हारी
तबाही करना चाह रही है तुम्हारे ही हाथों। तो ऑक्टेवियस क्या कह रहा है? अब ऑक्टेवियस का तो रिस्पॉन्स वैसा ही होगा ना जैसे एक आशिक का होता है, मतलब ब्लाइंड लव होता है। तो ऑक्टेवियस को कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो वो कह रहा है बट इट्स नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स फुलफिलमेंट। मतलब ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये नेचर की रिक्वायरमेंट है और ये फुलफिलमेंट है जिसको हम फुलफिलमेंट कर रहे हैं। अब टैनर क्या कह रहा है? यस यस ऑफ हर पर्पज़। अब कौन सा पर्पज़ है उसका? अब टैनर किस हवाले से बात कर रहा है? लाइफ फोर्स के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो अपने पर्पज़ की फुलफिलमेंट करने के लिए कर रही है, एंड दैट पर्पज़ इज़ नाइदर हर हैप्पीनेस नॉर योर्स। और ये जो है पर्पज़ ना तो तुम्हारे लिए खुशी लाएगा ना उसके लिए खुशी लाएगा, बट नेचर, लेकिन कुदरत के लिए, कुदरत का काम हो जाएगा। वाइटैलिटी इन अ वुमन इज़ ब्लाइंड फेरी ऑफ क्रिएशन। वाइटैलिटी, ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस चीज़ को हासिल करने के लिए वुमेन के अंदर, वो एक ब्लाइंड फेरी है ऑफ क्रिएशन के हवाले से। शी सेक्रीफाइसेस हर सेल्फ टू इट। डू यू थिंक शी विल हेजिटेट टू सेक्रीफाइस यू? यानी कि ये जो वाइटैलिटी है ये वुमेन में भरी पड़ी है, और अगर वो इस मकसद के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस करेगी तो वो तुम्हें सेक्रीफाइस करने में भी हेजिटेशन नहीं करेगी। अब ऑक्टेवियस आगे से कहते हैं व्हाई? इट इज़ जस्ट बिकॉज शी इज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट शी विल नॉट सेक्रीफाइस दोज शी लव्स। अब ऑक्टेवियस आगे से क्या कह रहे हैं कि ये इसलिए कि वो सेल्फ सेक्रीफाइसेस इसलिए है, सेल्फ सेक्रीफाइसेस मीन अपने आप की कुर्बानी देना, क्योंकि वो उनकी कुर्बानी नहीं देना चाहती जिनसे वो प्यार करती है। अब टैनर क्या कह रहे हैं? टैनर उनको मज़ीद समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं दैट इज़ द प्रोफाउंडेस्ट ऑफ मिस्टेक। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है तहवी। इट इज़ द सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वुमेन दैट सेक्रीफाइज अदर मोस्ट रेकलेसली, जो कि ये एक ऐसी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग औरत है जो दूसरों को इस तरह से कुर्बान करती है जैसे एक रेकलेसली तरीके से, क्योंकि बेदर्द तरीके से, यू कैन से, बिकॉज दे हैव अ पर्पज विच इज़ नॉट देयर ओन पर्पज बट द होल यूनिवर्स। अ मैन इज़ नथिंग टू देम बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट पर्पज़। कहते हैं कि ये, क्योंकि ये जो मकसद है ना उसका, ये उसका अपना मकसद नहीं है बल्कि होल यूनिवर्स का है, होल यूनिवर्स का मकसद है ये। और एक आदमी उसके आगे एक वेपन या एक इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ नहीं है जो इसके मकसद को पूरा करने में मदद देगा। अब एक और बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जब ये दुनिया वजूद में आई थी तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हव्वा को भी रखा था, मतलब अकेले तो दुनिया में नहीं भेजा था ना। तो फिर ये कायनात का निज़ाम चला फिर दोनों के साथ, क्योंकि मर्द और औरत एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं और हम ये दोनों ही साथ चलते हैं, फिर जाके ये दुनिया चलती है। दिस इज़ अ फिलॉसफी। अब आगे अगली जो बात है, अगली जो थीम है वो है द लाइफ फॉर द रियल विलन। डेफिनेटली अब हमें पता लग गया है कि औरत भी मजबूर है, और वो उसको मजबूर कौन करता है? नेचर करता है। वो लाइफ फोर्स कर रही है और उसको वो करना ही पड़ेगा पोस्टेरिटी के लिए। पोस्टेरिटी क्या होती है? फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे रियल विलन ऑफ द पीस इज द लाइफ फोर्स। एक और बात याद रखिए कि लाइफ फोर्स जो है ना उसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया है, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, एवोल्यूशन हो सकती है, नेचर हो सकता है, गॉड हो सकता है, वट एवर यू चूज टू कॉल इट। ओके, तो इसके क्लचेस से कोई नहीं बच सकता, एस्केप हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट थीम है वुमेन एंड मैन ऑफ जीनियस। अब यहाँ पे एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो प्लाटो है जो कि क्रिटिक भी हैं जाने माने, वेल नॉन, और उन्होंने पोइट्री के बारे में, एक आर्ट के बारे में अपना नज़रिया पेश किया था। वो कहते थे कि वो आर्ट के अगेंस्ट नहीं थे, और वो बस ये कहते थे कि ऐसा आर्ट जो कि कोई रोज़गार मुहैया ना करे या फिर कोई एलोगेरी या फिर इखलाकी सबक ना दे, वो आर्ट नहीं, वो आर्ट ही नहीं है। तो वो पोइट्री को भी यही समझते थे। वो कहते थे कि ये जो न्यू जनरेशन है ना, इनके अंदर फीलिंग्स उजागर करती है और आने वाली नस्लें खराब करेगी ये जो पोइट्री है, तो वो इनके खिलाफ थे।
तो यहाँ पे भी वो आर्टिस्ट थे। अब यहाँ पे बर्नर्ड शॉ की बात की जाए तो वो भी प्लाटो की तरह आर्ट के खिलाफ हैं, तो दैट्स वाई उनके बहुत से पॉइंट्स आर्टिस्ट के हवाले से नेगेटिव हैं। अगर आप को इस प्ले के अंदर नेगेटिव कमेंट नज़र आ रहे हैं आर्टिस्ट के हवाले से, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जब वो कहते हैं कि एक ट्रू आर्टिस्ट कौन होता है, जो शादी करता है और अपने बीवी बच्चों को भूखा मारता है और अपनी माँ को मजबूर करता है कि वो 70 साल की उम्र में भी काम करे, जॉब करे, और वो अपने इस आर्ट के लिए हज़ारों औरतों को भी कुर्बान कर सकता है। ये एक आर्टिस्ट की डेफिनेशन उन्होंने बताई। अब यहाँ पे जो आर्टिस्ट मैन है वो इज़ नॉट लेस स्क्रपलस इन हिज डिटर्मिनेशन। और यहाँ पे वुमेन का और आर्टिस्ट का कंट्रास्ट करके जो है ना वो बर्नर्ड शॉ ये कह रहे हैं कि बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द मदर वुमेन के दरमियान ये एक ट्रेचरियस और एक रिमोर्सलेस स्ट्रगल है। द रोल ऑफ आर्टिस्ट नेक्स्ट थीम है। अब यहाँ पे कहते हैं बट दिस शुड नॉट बी टेकन टू बी एन इंडिक्टमेंट ऑफ आर्ट। कहते हैं शाह ने इसको इस तरह से क्लियर किया। वो कहते हैं कि एक ग्रेट आर्टिस्ट जो है ना वो ज़िंदगी को एक हाई लेवल पे लेके आता है, जबकि औरत जो है ना उसको पहले ही सिक्योर कर देती है उस लेवल पे आने के लिए। मतलब औरत ने पहले ही सोचा होता है, आदमी तो मतलब रफ्ता रफ्ता टाइम बाय टाइम सोचता है ना कि उसने लाइफ को किस तरह से गुजारना है, लेकिन औरत जो है ना वो पहले ही सोच रही होती है कि उसने कैसे अपनी लाइफ को उस हाई लेवल पे आना है। यानी कि वुमेन मल्टीप्लाइज इट and preserve it at the level already reached। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अगर क्रिएशन करना या फिर वुमेनहुड जो मदर बनना, प्रेग्नेंट होना, ये एक सुप्रीम फॉर्म है आर्ट की, तो ये दोनों जो है वो इस खास मकसद के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ये एक डिसिमिलर पर्पस है, तो इस बात को समझना चाहिए। देखें एक मेल जो है वो क्या कर रहा है कि एक यूनियन, ये मेल और वुमेन की यूनियन नहीं है, बल्कि ना सिर्फ बॉडीज़ की बल्कि माइंड और स्पिरिट का ये जो है ना वो कम्बिनेशन है, ग्रेट एफर्ट है, और फिर जाके ये फिर जनरेशन पैदा होती है। नेक्स्ट हमारी थीम है वुमेन एज प्रिजर्वर ऑफ लाइफ। इस थीम के मुताबिक हमें शेवियन आर्गूमेंट मिलता है, यानी ये एक सुप्रीम फैक्ट है कि औरत जो है ना वो आखिर माँ ही होती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, उनकी जान बचाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। और फिर यहाँ पे फिर वो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यानी अगर उनका हस्बैंड और सन में से दोनों ख़तरे में हो, तो अगर उनसे पूछा जाए कि वो किन को सेव करेंगी, तो डेफिनेटली वो अपने बेटे को सेव करेंगी। इसके पीछे क्या रीज़न है? Because if she has to choose between saving the life of the man or that of the child, तो definitely वो किसको सेव करेंगी? अपने चाइल्ड को सेव करेंगी। Okay? Because in nearly every case the child मतलब ज़िंदगी की तरफ है, बच्चा भी ज़िंदगी की तरफ है, उसके आगे बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, and she will save it instantly because the child is the life and is to come। और अगर हस्बैंड की बात की जाए तो उनको इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ अब ओवर हो गई है। ओके, हस्बैंड इज़ द लाइफ दैट इज़ नियरली ओवर। अब ये बात फिर हमें बखूबी पता लगती है कि एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ तक कि एक ये भी मतलब फोल्स है कि एक डोमेस्टिक हैन जो होती है ना, एक मुर्गी जो होती है, वो हमेशा अपने चिकन्स जो बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, उनकी जो है वो रखवाली करेगी, उनके लिए लड़ेगी, लेकिन वो कभी भी अब जो कुक है उसके डिफेंस में कभी भी पर नहीं फैलाएगी या बोलेगी नहीं। तो सेम कंडीशन जो है ना यहाँ पे वुमेन की दिखाई गई है अपने बच्चे के हवाले से। नेक्स्ट थीम जो है वो है लाइफ फोर्स एंड इट्स फंक्शनिंग। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बर्नर्ड शॉ ने इनको इस तरह से डिफाइन किया है कि ही डिफाइंस इट एज अ वाइटैलिटी विद अ पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मकसद को पूरा करना। इट इज़ अ वास्ट कॉस्मिक अपवर्ड, यानी कि इट इज़ द शॉज गॉड। ये
शाह का गॉड है, कुछ भी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते। उन्होंने हमें कुछ सर्टेनिटी नहीं बताई है, हमें कोई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बताई है। तो इसलिए हम इसको कुछ भी समझ सकते हैं, यानी कि हम इसको गॉड समझ सकते हैं या फिर इसको एक फ़िलासफ़ी समझ सकते हैं। तो यानी कि लाइफ फोर्स आर्ट जो है वो किस वजह से होता है, किस पे बेस कर रहा होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस कर रहा होता है, ट्रायल एंड एरर के ऊपर। तो नेक्स्ट जो थीम है वो है नीड फॉर कोऑपरेशन। अब यहाँ पे लाइफ फोर्स को क्या है, एक परफेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस मकसद को जो है वो दोनों पर्सनालिटी को समझना चाहिए, मैन एंड वुमेन को। अगर मेल जो है वो इस बात से डिनाई करेगा तो वो गॉड के हाथों मारा जाएगा या फिर गॉड उसको स्वेर किस्म की पनिशमेंट देंगे। और अगर ये वुमेन के हाथों मतलब फुलफिल ना हो तो फिर वही सेम चीज़ होगी जो कि मेल के साथ होती है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन की ज़रूरत है, दोनों को समझना चाहिए, दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ शाह's थ्योरी। अब इस थ्योरी पे ना लाइफ फोर्स जो बर्नर्ड शाह ने प्रेजेंट की है, ये इसके ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ है। और क्रिटिस कहते हैं सबसे पहला तो वो ये जो है ना वो क्रिटिसाइज करते हैं कि वन इज़ दैट देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर मैन। कि पहली तो ये है कि आदमी को तो कोई चॉइस ही नहीं दी गई आज़ादी की, मतलब या तो उसे अबे करना पड़ेगा या तबाह बर्बाद होना पड़ेगा, लाइफ फोर्स के आगे उसको सर झुकाना पड़ेगा। और अगर वो करेगा भी, बेशक वो अगर करे भी तो करेगा या ना करेगा, दोनों ही हाथों में वो क्या होगा, तबाह बर्बाद होगा। शादी करेगा भी बर्बाद होगा, शादी ना करेगा भी तो बर्बाद होगा।